मांग का नियम जो है ना, हर बच्चा समझना चाहता है। थ्योरी लिखना नहीं आता कि लिखने की प्रक्रिया क्या होती है, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं। सोचिए कि गवर्नमेंट अगर कोई वस्तु पर टैक्स बढ़ा दे तब क्या होगा। तो आमदनी बढ़ा, मांग बढ़ा, आमदनी घटा, मांग भी घट गया। यानी कि यहाँ पर दोनों के बीच में कैसा संबंध है? क्या सर संबंधित वस्तु का मूल्य भी मांग को प्रभावित करता है? हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। स्वागत है सभी बच्चों का कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम में। देखिए, मांग का नियम जो है ना, हर बच्चा समझना चाहता है। और कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे मांग का नियम पहले से ही पता है। लेकिन आज के सेशन के अंदर में जिस तरीके से आपको मांग का नियम बताया जाएगा, यकीन मानिए आप कभी भी भूलेंगे नहीं। डायग्राम बनाना नहीं आता तो आज की सेशन के अंदर सीख जाएंगे। साथ ही साथ जो बच्चे कहते हैं कि सर मुझे थ्योरी लिखना नहीं आता कि लिखने की प्रक्रिया क्या होती है, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं, तो ये भी आप इसी सेशन के अंदर सीख जाएंगे। बस हमारी इस पूरी जो वो लेक्चर को आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। एंड तक देख लेना तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हम क्या करवाते हैं, आपको नहीं करवाते, ठीक है। तो यहां से बात करेंगे हम। देखिए, मांग का नियम हर बच्चा कहता है कि सर मुझे आता है ना। बहुत पहले हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु महंगी हो जाती है तो हम उसको कम खरीदते हैं, और जब सस्ती हो जाती है तो ज्यादा खरीदते हैं। सामान्यता यही होता है और हर एक इंसान इस बात को जानता है, चाहे तो उसका कभी इकोनॉमिक्स के वास्ता रहा हो या ना रहा हो, ठीक है। सभी लोग इन बातों को जानते हैं। तो ये हो गई जनरल सी बातें। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर में कुछ ऐसी बातें हैं जो बाकी लोगों को नहीं पता है कि नहीं। मांग के नियम के अंदर कुछ ऐसी छुपी हुई बातें हैं जो बाकी लोगों को नहीं पता है, सिर्फ इकोनॉमिक्स के बच्चों को ही पता होता है। तो यही बातें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो क्लास 12वीं के बच्चों को ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है आपके एग्जामिनेशन में। तो इस टॉपिक को आज के सेशन के अंदर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो देखिए, पहली चीज बात क्या आती है, क्या सर वस्तु को हम जब खरीदते हैं तो उसका खरीदारी हम कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, किस पर डिपेंड करेगा, किस पर निर्भर करेगा? तो देखिए, किसी भी वस्तु को हम जब खरीदते हैं तो बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वस्तु का मूल्य। क्या होता है? वस्तु का मूल्य। सो यहां पर हम कहेंगे कि मांग को प्रभावित करने वाले या फिर मांग को निर्धारित करने वाले कई सारे कारक हैं, कई सारे तत्व हैं, और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कारक जो है यहां पर हमने लिस्ट कर दिया है। हमने कहा कई सारे कारक हैं, अरबों हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से या तो मांग बढ़ता है या तो मांग घटता है। लेकिन उन्हीं सारे कारकों में से यहां पर कुछ कारक लिखे हुए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सबसे पहले क्या है? वस्तु का मूल्य। यानी कि जब कोई वस्तु हम खरीदारी करते हैं तो देखते हैं कि उसका दाम कितना है। अगर कोई वस्तु हमें महंगी मिलती है, अगर कोई वस्तु हमें महंगी मिलती है तो हम उसकी खरीदारी कम करते हैं, और अगर सस्ती में मिल जाती है तो हम उसकी खरीदारी अधिक करते हैं। इसका मतलब कि मांग और मूल्य में कैसा संबंध है? तो विपरीत संबंध है, नेगेटिव रिलेशन है। इस चीज को हम लोग जानते हैं, और यही तो है मांग का नियम, यही है मांग का नियम, ठीक है ना। तो इसका मतलब वस्तु का जो मूल्य है ये मांग को प्रभावित कर दिया है कि नहीं। वस्तु का जो मूल्य है मांग को प्रभावित कर दिया। इसी तरीके से उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु का मूल्य, जनसंख्या, विज्ञापन, सरकार की करारोपण नीति, ये सारी चीजें मांग को प्रभावित करती है। अब कहोगे क्या सर सरकार जो नियम नीति बनाती है, जो आर्थिक नीतियां बनाती है, क्या उसका भी प्रभाव मांग के नियम में शामिल है? देखिए, होता दरअसल क्या है, देश के अंदर में जो सरकार नीतियां तय करती है ना, उसे हम कहते हैं राजकोषीय नीति। इसी तरीके से देश में केंद्रीय बैंक के द्वारा कुछ नीतियां बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं मौद्रिक नीति। तो सरकार के द्वारा अगर नीतियां तैयार किया जा रहा है देश के अंदर में, जो आर्थिक नीति है, तो वो हो जाएगा क्या हमारा राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। और मान लीजिए कि देश के अंदर में केंद्रीय बैंक कोई नीति तैयार कर रहा है, ठीक है, जैसे कि बैंक दर कितना होगा, ठीक है, बैंक दर के बाद रेपो दर कितना होगा, रिवर्स रेपो दर क्या होगा, ये सारी चीजें आपको बताएंगे अपकमिंग सेशंस के अंदर में। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि ब्याज दर ये सब तय करना केंद्रीय बैंक की जिम्मेवारी होती है। तो केंद्रीय बैंक अगर देश में कोई नियम नीति लागू कर रही है, आर्थिक नीतियां लागू कर रही है, तो उसे हम कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी या फिर मौद्रिक नीति। समझ आ गया? तो यहां पर देखिएगा कि सरकार की जो करारोपण नीतियां हैं ये भी मांग पर असर डालती है। सोचिए कि गवर्नमेंट अगर कोई वस्तु पर टैक्स बढ़ा दे तब क्या होगा। अब खुद ही सोच करके देखिए, केवल हम टैक्स की बात कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष कर है या फिर अप्रत्यक्ष कर है, इसकी चिंता आप मत करो अभी, ठीक है। सिंपल समझो कि गवर्नमेंट अगर टैक्स का रेट बढ़ा दिए
या फिर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो क्या उसका प्रभाव लोगों की आमदनी पर नहीं पड़ेगा? स्वाभाविक है पड़ेगा। जब लोगों की आमदनी पर उसका प्रभाव पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि लोगों के ज्यादातर पैसे गवर्नमेंट के हाथ में चले गए टैक्स के तौर पर। तो इसका मतलब जनता के पास पैसे खर्चा करने के लायक कम हो गया, जिसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। खर्चा करने के लायक पैसा कम हो गया, और वही पैसा अगर कम है तो जनता क्या करेगी? मांग कम करेगी, वस्तुओं और सेवाओं की मांग घटा देगी। ठीक है, इसी तरीकों को आप उल्टा भी कर लीजिए। इसको आप उल्टा भी कर लीजिए कि अगर गवर्नमेंट टैक्स को कम कर दे तो लोगों को एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है, ये सरकार ने हमारे लिए तो एक अच्छा काम कर दिया। इससे जो है वो लोगों को लगता है कि अब हमारे पास ज्यादा पैसा रह पाएगा, खर्चा करने के लायक ज्यादा पैसा जो लोगों के पास रह पाएगा। तो इसकी वजह से लोग वस्तु की मांग का क्या करते हैं? ये अधिक करते हैं। इसका मतलब यहां पर भी दोनों में कैसा संबंध दिखा? विपरीत संबंध दिखा, नेगेटिव रिलेशन दिखा दोनों के बीच में। ऐसे ही आप समझोगे कि उपभोक्ता की आय मांग को प्रभावित करता है या नहीं? बिल्कुल करता है। अगर किसी व्यक्ति की आमदनी अधिक रहती है तो मांग वो अधिक करता है कुछ वस्तुओं का। अगर आमदनी कम रहती है तो मांग कम करता है कुछ वस्तुओं का। मान लीजिए एक्स वस्तु है, तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि एक्स वस्तु का मांग बढ़ा है, लेकिन कब? आमदनी बढ़ने के साथ। और एक्स वस्तु का मांग घटा है, लेकिन कब? आमदनी घटने के साथ। तो आमदनी बढ़ा, मांग बढ़ा, आमदनी घटा, मांग भी घट गया। यानी कि यहां पर दोनों के बीच में कैसा संबंध है? तो धनात्मक संबंध है, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक इसी तरीके से यहां पर जितने भी फैक्टर लिखे हुए हैं वो कहीं ना कहीं मांग पर असर डालते हैं, मांग को प्रभावित करते हैं। इतनी सी तो बात समझ में आ गई होगी। अगर यहां पर एक और एग्जांपल हम आपको दे दें, क्या सर संबंधित वस्तु का मूल्य भी मांग को प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। क्या आपने कभी सुना है, सुना है कि चाय, ठीक है, और कॉफी एक दूसरे का क्या है? चाय और कॉफी एक दूसरे का प्रतिस्थापक वस्तु है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है कि नहीं? क्योंकि हमें अगर चाय मिल गया तो हमें कॉफी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हमें कॉफी मिल गया तो फिर चाय नहीं चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का ये प्रतिस्थापक है। जैसे कि पेन और पेंसिल एक दूसरे का प्रतिस्थापक वस्तु है। चप्पल पहनेंगे पैर में या फिर जूते पहनेंगे तो चप्पल और जूते एक दूसरे का क्या बन गया? प्रतिस्थापक वस्तु बन गया, स्थानापन्न वस्तु बन गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स बन गया। तो यहां पर देखिएगा, अगर हम कहेंगे कि भैया बताओ अगर चाय महंगी हो जाए तब क्या करोगे, तो कहोगे कि सर चाय महंगा हो गया तो कोई बात नहीं, हम कॉफी से काम चला लेंगे। इसका मतलब तुम उस वक्त कॉफी की डिमांड बढ़ा दोगे। लेकिन अगर तुम्हें हम कहें कि भैया नहीं चाय सस्ती हो गई है, तो तुम क्या कहोगे? तो कहोगे कि चलिए सर फिर चाय ही पी लेते हैं, है कि नहीं। तो चाय सस्ती हो गई है तो उस वक्त जो है कॉफी की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि चाय सस्ती हो गई तो लोग चाय पीना पसंद करेंगे उस वक्त। तो यहां पर यही बातें बताता है जो है वो मांग के नियम के अंदर सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं अभी। तो ये सब ध्यान रखना कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं अभी आपसे कि यहां पर देख लीजिए, मांग का नियम जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा जाता है कि ये सारी बातें स्थिर होनी चाहिए। सारी बातें क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इसी चीज को हम लिखते हैं मांग के नियम के अंदर कि यदि अन्य बातें समान रहे तो, यानी कि मूल्य के अलावा आमदनी, सरकार की करारोपण नीति, जनसंख्या, संबंधित वस्तु का मूल्य, ये सब नहीं बदलना चाहिए। मान लिया गया है मांग के नियम के अंदर, ठीक है। दिखाते हैं कहां पर, ये देखिए, मांग का नियम जब भी आप पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर मान्यताएं होती है कुछ, जैसे कि आमदनी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बोल दिया गया है। उपभोक्ता का आदत, फैशन, रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रतिस्थापक वस्तु या स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि समय और मौसम, जलवायु में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कह रहा है यहाँ पर कि जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता के भविष्य में, है ना, उपभोक्ता को भविष्य में वस्तु का मूल्य परिवर्तन की आशा या फिर आशंका भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें मान लिया गया है, ये सारी बातें मान लिया गया है कि भैया कुछ भी नहीं बदल रहा, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक थे उन सभी कारकों को स्थिर मान लिया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि क्या होने वाला है। देखिए, तो मांग के नियम में क्या होता है कि अगर कोई वस्तु मान लीजिए उसका मूल्य बढ़ गया है, किसी वस्तु का मूल्य वृद्धि हो गया है, तो उसके मूल्य में वृद्धि होने से मांग घट जाती है।
मूल्य में क्या बोल रहे हैं, वृद्धि होने से मांग घट जाती है, और इसके विपरीत मूल्य में कमी होने से मांग बढ़ जाती है। मूल्य में कमी होने से मांग बढ़ जाती है, यही तो बात बता रहा है। यानी कि जो मांग का नियम है वो मांग और मूल्य में विपरीत संबंध को बताता है। किसको बताता है, विपरीत संबंध को बताता है। तो यही बात आपको ध्यान रखना है कि केवल ये संबंध को बताया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणात्मक कथन, यानी कि क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। वही बात यहां पर भी लिखा है कि मांग का नियम मांग और मूल्य में विपरीत संबंध को बतलाता है। ठीक है, अब आ जाइए टेबल एंड डायग्राम पर। टेबल एंड डायग्राम क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। जब वस्तु का दाम 10 रुपया हमने लिया है, देखिए वस्तु का मूल्य 10 रुपया है, तो मांग की मात्रा उस वक्त 600 इकाई है। कुछ भी ले लीजिए डेटा आप। जब वही वस्तु अगर 15 रुपए के हिसाब से मिल रहा है तो मांग की मात्रा देखिए घट गया, क्योंकि दाम बढ़ गया था इसलिए मांग घट गया। फिर अगली बार देखिए मूल्य बढ़ करके 20 रुपया हो गया तो मांग की मात्रा फिर से घट गया। तो इसीलिए यहां पर आप देख रहे हो कि मूल्य जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे मांग घटा। तो साधारण सा आपका जो है डायग्राम बन करके तैयार हो जाएगा। आप डायग्राम भी बना सकते हो। अब जो बच्चे डायग्राम बनाना नहीं जानते तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लीजिए। वाई एक्सिस पर हमेशा से ध्यान रखना, हम लोग वस्तु का मूल्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मूल्य। और मांग की मात्रा कहां लिखते हैं, एक्स अक्ष पर लिखते हैं मांग की मात्रा। ठीक है, आइए यहां पर अब ये सेट कर लीजिएगा, जैसे 10, 15, 20 प्राइस ऊपर जाएगा, इधर यहां पर कर दीजिए 5-5 के हिसाब से, 5, 10, 15 और 20 प्राइस सेट हो गया। अब देखिए मांग की मात्रा 100 के हिसाब से, 200 के हिसाब से आप ले सकते हो। यहां पर देखिएगा 200, आगे कर दिया हमने 400, यहां पर कर दिया 600, फिर जो है वो 800। ठीक है, अब मिला दीजिए इसको। कैसे मिलाएंगे सर, देखिए जब वस्तु का दाम है 10 रुपया तो मांग की मात्रा कितनी है, 600 इकाई है। तो मांग की मात्रा 600 इकाई कर दीजिए। यहां पर मांग की मात्रा कितनी है, 600 इकाई है। क्लियर, इस पॉइंट से में मतलब होगा जहां पर दोनों क्रॉस किए हुए हैं। फिर 15 रुपए पर मांग की मात्रा कितनी है, 15 रुपए पर मांग की मात्रा कितनी हो गई है, 400 इकाई। तो आप 400 इकाई पर इसको मिला दीजिए। ठीक है, हाँ सही है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर जो है 20 रुपये मान करके चले हम कीमत, तो मांग की मात्रा 200 इकाई हो गई है। इसको 200 पर ला करके मिला दीजिए। तो यहां पर देखना जितने भी ये डॉटेड पॉइंट बनेंगे हमारे, यहां पर और यहां पर, इन तीनों डॉटेड पॉइंट को आपस में अगर मिला दिया जाए इस तरीके से, तो हमारा ये मांग की रेखा तैयार हो चुका है। और ये मांग की रेखा कैसा बना है, नेगेटिव स्लोप वाला। स्लोप कैसा है, तो मांग की रेखा का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अब यहां पर दो अलग अलग बातें हम बस बताने वाले हैं आपको, कि मूल्य में अगर वृद्धि हो गया, मान लीजिए, मान करके चल रहे हैं कि अगर पहले दाम 15 रुपया है और 15 रुपये से अगर दाम 20 रुपया हो जाए, तो देखिए 15 रुपये पर मांग की मात्रा कितनी थी, 400 इकाई, और अब मांग घट करके कितनी हो जा रही है, यहां पर देखिए जब प्राइस 20 रुपया हो गया तो मांग की मात्रा 200 इकाई हो गई। इसका मतलब प्राइस बढ़ा और मांग की मात्रा घट गया। तो ध्यान रखिएगा यहां पर एक बात क्या कह रहे हैं, कि अगर जो है किसी वस्तु का मूल्य बढ़ गया और मूल्य बढ़ने से किसी वस्तु की मांग क्या हो गई है, घट गई है, तो इसी सिचुएशन को बोला जाता है मांग का संकुचन। क्या बोलते हैं, मांग का संकुचन। ठीक है, यहां पर देखिएगा अगर कोई वस्तु सस्ती हो जाए, जैसे कि मान करके चल रहे हैं कि वस्तु का दाम कितना है, 15 रुपये है, और 15 रुपये से घट करके कितना हो गया है, अब 10 रुपया हो गया है, तो 15 रुपये पर मांग की मात्रा कितनी थी, 400 इकाई, और 10 रुपये कीमत पर मांग की मात्रा कितनी हो जा रही है, 600 इकाई। समझ पा रहे होगे। तो यहां पर मूल्य घटा लेकिन मांग की मात्रा बढ़ गया। तो यहां पर आप कहोगे मूल्य में कमी और मांग में वृद्धि, और इसको क्या बोला जाता है, तो मांग के नियम के अंदर इसको बोला जाता है मांग का विस्तार। ठीक है, तो यही जो है वो सारे टॉपिक आपको कवर करने थे आज की सेशन के अंदर में। हमने आपको सारी बातें डिटेल में बता दी है। अगर आपको लगता है कि सर और कुछ भी जानना है तो चैट के अंदर बता देना, और ये बता देना कि टॉपिक अच्छे से समझ में आया या नहीं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, जय हिंद, जय कॉमर्स।